नमस्कार, मैं हूं पंचानन मिश्रा और ग्राउंड रिपोर्ट के इस खास अंक में आज हम आपको लेकर आए हैं पाकिस्तान की सीमा से सटे राजस्थान के उन इलाकों में जहां पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हिंदू यानी भारतीय यहां पर रह रहे हैं। ये भारतीय 1971 के बाद से यहां पर आए और यहां पाकिस्तान के साथ सीमा से सटे बीकानेर सहित कई और ज़िलों में रह रहे हैं। हम आपको ले चलेंगे उन गाँव में भी जहाँ इन भारतीयों को बसाया गया और देखेंगे कि क्या हैं उनके हालात। 1947 में बंटवारे से पहले जब दोनों मुल्क यानी भारत और पाकिस्तान एक थे तो वहां लाखों की संख्या में हिंदू रह रहे थे। लेकिन मुल्क के बंटवारे और सरहद की सीमा के बाद से पाकिस्तान में रह गए हिंदुओं के हालात बिगड़ते चले गए और इसके साथ शुरू हुआ अंतहीन अत्याचारों का सिलसिला। वहां हिंदुओं पर हुए अत्याचारों की वजह से ही हमेशा से अधिकतर हिंदू भारत आने की कोशिश में रहे और 1965 के बाद 1971 की जंग के बाद ये सिलसिला और बढ़ गया। हम आज आपको सीमावर्ती राज्य राजस्थान के बीकानेर जिले के उन इलाकों में लेकर आए हैं जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हैं। सबसे पहले पुगल तहसील ले चलते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि इतिहास में जिस रानी पद्मावती का जिक्र है उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो पुगल के इसी महल में ही जन्मी थीं और उन्हें पुगल की राजकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। अपने इस सफर में सबसे पहले हम पहुंचे पुगल के गणेश वाली गांव, जहां हमें पूरी की पूरी बस्ती या गांव उन लोगों की मिली जो 1971 की लड़ाई के बाद इन इलाकों में आकर बस गए थे। आपको सबसे पहले मिलवाते हैं रिटायर्ड शिक्षक किशन लाल जी राजपुरोहित से, जो पाकिस्तान में भी 9 बरस तक सिंधी के शिक्षक रहे और 1971 में भारत आ गए। इनकी दास्तान भी किसी रोमांचकारी किस्से से कम नहीं है। हम मतलब ऊँटों पे किराया करके रात को चलते और दिन को कहीं घरों में छिप जाते, ऐसा करके हमने बॉर्डर क्रॉस किया और मैं लगभग 8 फरवरी 2072 को भारत में प्रवेश किया। बीच में रास्ते में 5-7 दिन लग गए। यहाँ आए, यहाँ आने के बाद सरकार ने कुछ समय के बाद कैंप्स खोल दी। कैंपों में राशन सरकार ने चालू कर दिया, राशन मिलता रहा। कुछ समय के बाद मुझे शरणार्थी स्कूलों में ही शिक्षक के रूप में मुझे लगा दिया। 1971 में पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की लड़ाई के बाद आए इन लोगों ने यहाँ हजारों दिक्कतों का सामना करके बसेरा बसाया, जो आज गांव के तौर पर अलग अलग इलाकों में बसा हुआ है। लेकिन इनकी शिकायत भी है कि प्रति परिवार जो 25 बीघे जमीन दी गई थी वो परिवार बढ़ने के साथ अब ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हो गई है। 71 में जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई तो हमने पाकिस्तान को छोड़ करके हम हिंदुस्तान में आए, यहाँ पलायन करके आए। और जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ की जो हमारे को पूरा संरक्षण मिला और हिंदुओं के नाते हम हिंदुओं के बीच में आए तो हमारे को पूरा संरक्षण मिला। और मिलने के बाद में हमारा एक वहाँ आने के बाद में हमारा एक यूनिट बना दिया कि भाई एक यूनिट के अंदर एक राशन बन गया। उस राशन में चाहे 5 परिवार थे तो 5 परिवार का एक यूनिट बना करके हमारे को 1978 में भारतीय नागरिकता मिली। और 78 में जब नागरिकता मिली तो यहाँ पे भैरू सिंह जी की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भारत सरकार से परमिशन लेकर के हमारे को नागरिकता दे दी। नागरिकता देने के बाद में 81 में हमारे को ये कह दिया कि आप लोगों को हम ज़मीन अलॉटमेंट करेंगे। तो सरकार ने हमारे को उस यूनिट को एक आधार मान करके, एक राशन कार्ड को आधार माना, परिवार को एक यूनिट मान करके और हमारे को 25 बीघा कमांड और 50 बीघा अनकमांड। अनकमांड लेना चाहे उसको 50 बीघा और कमांड लेना चाहे 25 बीघा। उन्नीस 1971 में यहाँ बसाने के 10 से 15 बरस बाद इनको भारत की नागरिकता तो मिल गई, लेकिन धार के इस मरुस्थल में गुजारे के लिए जो रोजगार चाहिए उसकी कमी बराबर बनी हुई है। समय के साथ कम पड़ती जमीन और वो भी बंजर, ऊपर से पानी की भारी किल्लत। लेकिन इन सब परेशानियों के बावजूद इन्होंने जिंदगी जीने का अपना जज्बा रखा हुआ है। पुगल के रहने वाले 85 बरस के गंगा सिंह अपने लंबे संघर्ष को आज भी याद करते हैं, लेकिन इनका जीवन स्तर दैनिक मजदूरी से ऊपर नहीं उठ पाया है।
15 साल तो मैं दुखी हुआ, खूब दुखी हुआ। हर चीज समझा बाकी की रही तो जो माल है तो उस रह गयो, तो जमीन उस रह गई, धंधा उस गया, मजदूरी उस रह गई, ऐसे कुछ नहीं आया। बस अंगरी मजदूरी, जा तगारा उपाड़े, या मलदारी करी, जा कोरी बंदकी करी, ये काम मजदूरी करे करे में टाइम पास करी। पाकिस्तान से विस्थापित इन भारतीयों के लिए भारत ही इनका अपना घर है, लेकिन विकट और विषम परिस्थितियों में इनके संघर्ष ने इन्हें कहीं न कहीं विकास की दौड़ में पीछे कर दिया है। शायद यही वजह है कि इन विस्थापित इलाकों में जितने भी लोग हैं वो सरकार से आरक्षण की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं। आज ये भी मांग उठ रही है कि पाकिस्तान से आए इन विस्थापित हिंदुओं को आवासीय पट्टा दिया जाए और साथ ही जीवन यापन के लिए खेती करने के लिए जमीन का भी आवंटन हो। हम एक प्रकार से शरणार्थी विस्थापित पाक विस्थापित हैं, डिस्प्लेस्ड हैं, तो हम भी एक प्रकार से अलग मानो, जाति मानो या जो भी कहो, अलग हैं। तो हमको भी अलग शरणार्थियों को जो भी सरकार दे सके, आरक्षण मिलना चाहिए नौकरी में, रोजी रोजगार में, तो लोगों को रोजी रोजगार मिल सके और ज़मीन भी मिल सके। ये हमारी बड़ी मांग है इसमें। हम लोग अभी आबादियों में रह रहे हैं, जैसे आए जगह खाली थी, अपने आबादी भूमि, उसमें आके हम बस गए। तो पूगल बहुत बड़ा कस्बा है। बाकी हर जगह की बात कर रहा हूँ, हर मंडी की जहाँ भी हम बसे हैं, तो वहाँ जब बसे थे तो वो ये एरिगेशन लैंड थी, मंडियों की ज़मीन थी, वहाँ हमें पट्टा नहीं दिया गया। आज तक अच्छे अच्छे मकान बना के बैठे हैं। सबसे बड़ी मांग ये है कि हमें पंचायत की तरफ से कम पैसों में पट्टा दिया जाए, आवासीय पट्टा। बीकानेर में सीमावर्ती इलाकों की खाजूवाला से लेकर कोलायत और दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में पाकिस्तान से आए अनेक हिंदू अब स्थायी रूप से रह रहे हैं। लंबे समय से इन्हें और जमीन देने का मुद्दा यहाँ की राजनीति पर भी असर डालता रहा है और चुनावी मुद्दा भी बनता रहा है। ये इनको उपनिवेशन क्षेत्र के समय, अभी तो बज्जू राजस्व तहसील है, पहले उपनिवेशन एरिया था। ये उपनिवेशन विभाग के द्वारा इनको अलॉटमेंट किया गया था। लगभग ये 80 से 80 के बाद के लोग हैं। इनको आवंटन होने के बाद में ये यहाँ के निवासी बन गए हैं और अपनी ज़मीन पे रह के खेती बाड़ी करते हैं। इनका भरण पोषण कैसे हो, रिहेबिलिटेशन, ये यहाँ सेटल हो गए, लेकिन उनका रिहेबिलिटेशन कैसे हो। उनको किसी को मान लो एक मुर्बा मिला, वो परिवार बड़ा हो गया, 65 में 71 में आया, उस समय 4 लोग थे फैमिली में या 5 थे, अब वो 25 हो गए हैं, तो एक मुर्बे से उनका काम नहीं चलता। इसलिए वो कह रहे हैं हमारा रिहेबिलिटेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो नई पॉलिसी हमारी आ रही है, उसमें ये सब सम्मिलित है। हम उनका रिहेबिलिटेशन का भी ध्यान रखेंगे, उनके रोजगार का भी ध्यान रखेंगे, उनके जो राशन कार्ड पहले बन गए थे एक एक फैमिली में एक और इनका बढ़ गए हैं अब लोग, उनके राशन कार्ड भी ज़्यादा बनेंगे, आधार से भी लिंक करेंगे और उनकी जो रोजगार की चिंता, नागरिकता की चिंता, वो यहाँ सुरक्षित रहें, ये सारी चिंता भारत सरकार करेगी। यहाँ के लोगों में जीवटता आपको मिलेगी और वो है यहाँ की बंजर जमीन को भी धीरे धीरे खेती के लायक बनाने और यहाँ पेड़ पौधे लगाकर मरुस्थल को हरियाली में तब्दील करने की। पाकिस्तान से आए इन विस्थापित हिंदुओं ने थार मरुस्थल में आज इंदिरा गांधी नहर की बदौलत और ड्रिप इरिगेशन से इलाके की तस्वीर को बदलना शुरू कर दिया है। आप ये ज़मीन देख रहे होंगे, पूरी तरह से रेतीली ज़मीन है, लेकिन यहाँ पर जो ये बज्जू तहसील के आसपास के इलाके हैं, जहाँ गांव है, जो पाक विस्थापित जो परिवार है, उनको ये ज़मीन मिली थी। प्रति परिवार जो ज़मीन मिली वो पूरी तरह से बंजर हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में इन्होंने अपनी मेहनत से और इस इंदिरा नहर जो यहाँ निकल रही है और ट्यूबवेल के सहारे इस बंजर ज़मीन को भी खेती लायक बनाया है और आज इस स्थिति में है कि यहाँ पर कई फसलें भी ये उगा सकते हैं और मूँगफली यहाँ की प्रमुख फसल है। थार के मरुस्थल का यह इलाका अब से 20 बरस पहले तक पूरी तरह बंजर था, लेकिन आज स्थानीय लोगों ने धीरे धीरे यहाँ पेड़ पौधे लगाकर इसे खेती लायक बनाया है। पाकिस्तानी शरणार्थी परंपरागत तौर पर खेती के काम में ही लगे थे और इनके इस हुनर और मेहनत ने इस इलाके की तस्वीर बदल डाली है।
पहले ये को बाकर बाद में छिंटा मार कर बीज का जैसे और पवन डाल देंगे ऊपर पानी कहाँ से लाते हैं? ट्यूबवेल का है। पाकिस्तानी शरणार्थी पुगल और खाजूवाला के अलावा कई अन्य इलाकों में भी बसाए गए थे। इसी में से एक अहम पड़ाव रहे कोलायत विधानसभा के तहत आने वाले कुछ गांव। बज्जू तहसील के तहत करीब 20 गांव में 3025 पाक स्थापित परिवार रहते हैं। इसमें भलूरी में 450, संतोष नगर में 350, चारणवाला में 300, भूरासर में 300, विकेंद्री में 250 परिवार और गोकुल में 200 परिवार रहते हैं। तो अब हम पहुंचे हैं संतोष नगर। संतोष नगर पुगल तहसील के अंदर ही आता है। ये वो जगह है जहां पर कई पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित लोग रहते हैं और भारतीयों को यहाँ पर सरकार की ओर से बसाया गया था 1971 के बाद से। और आप देख सकते हैं कि करीब 1084 की यहाँ पर जनसंख्या है। तो हम जानेंगे कि संतोष नगर में जो भारतीय रह रहे हैं उनके आखिर क्या है मुद्दे। संतोष नगर में आकर आपको अंदाजा होता है कि 1971 के बाद यहाँ आकर बसे लोगों के लिए जीने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो इस मरुस्थल में नहीं है। बिजली और पानी की बड़ी समस्या इनके लिए आज भी है। यहाँ पे पानी की समस्या बहुत है। पानी के लिए यहाँ से जाना पड़ता है 1 किलोमीटर दूर। पेयजल डिग्गियाँ बनी हुई, उसमें दिन भर कुत्ते अंदर नहाते हैं, बाकी जो भी है पशु वगैरह अंदर सीधे जाते हैं। इतना गंदा पानी पीते हैं गाँव वाले। और पानी यहाँ पर घर पे तो आता नहीं है, लेने के लिए जाना पड़ता है ऊँट गाड़े से। बेचने का प्लाट वो ही नहीं है जमीन टके से। ये पूरा प्लाट है सब एक परिवार 1 आदमी 25 बीघा। तो आप लोगों का काम कैसे, जीवन कैसे चलता है? जीवन बाहर जब मजदूरी कराता हूँ को जोधपुर जयपुर वहाँ रहते हुए यहाँ का खाए, एक कैसे खाए। गुर्बत के हालात और बेरोजगारी ने इन्हें गांव छोड़कर दूर कमाने जाने को मजबूर किया है। और आज आलम यह है कि गांव में अब अधिकतर बुजुर्ग बचे हैं या फिर बच्चे। इनकी कमाई का जरिया इनके पशु हैं, लेकिन फिर भी ये मानते हैं कि पाकिस्तान में आज भी जिस तरह हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है उससे भारत की मुफलिसी ही भली है। यहाँ के रहिए लोग जिम्मेदार, ऐसे हम वहाँ जिम्मेदार थे। एक के पास 1000 बीघा ज़मीन थी, माल था ज़्यादा, वहाँ पानी तो लगता नहीं था, पुरानी ज़मीन थी, माल बहुत था, गाय थी, बकरी थी, सब कुछ था, अच्छा चल रहा था काम। लेकिन सिर्फ यहाँ हिंदुओं के लिए यहाँ आना पड़ा कि भाई यहाँ ज़्यादा रहोगे तो मुस्लिम शासन, मुस्लिम धर्म कबूल करना पड़ेगा। फिर यहाँ धर्म के लिए यहाँ हिंदुस्तान आ गई। पाकिस्तान से आए इन विस्थापित हिंदुओं की एक और बड़ी दिक्कत है। सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान में हाल में आए इनके जान पहचान वाले या रिश्तेदार जिन्हें नागरिकता नहीं मिली है वो इनसे मिलने यहाँ नहीं आ सकते। दरअसल नेशनल हाईवे 62, जिसे पहले 15 नंबर हाईवे कहा जाता था, उसके उस पार सुरक्षा के तहत इन्हें जाने पर पाबंदी है। इसकी पीड़ा उन्हें बहुत सताती है। इन लोगों को पाकिस्तान से आए नए आगंतुकों से मिलने जोधपुर या फिर वहां जाना पड़ता है जहां उन्हें वीजा मिला हो। पाक विस्थापित जो भी यहाँ आते जाते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ जोधपुर तक का परमिशन दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। और जोधपुर से आगे ये तो 4 डिस्ट्रिक्ट जो LOC के करीबन डिस्ट्रिक्ट है, जोधपुर जैसलमेर है, बाड़मेर और गंगानगर बीकानेर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट LOC के करीबन लगते हैं। इसी वजह से ये रेड एरिया इनमें बिल्कुल एंट्री नहीं दी जाती उनको। हम नेशनल रोड 15 से इधर साइड में, और हमारे रिश्तेदार जो आते हैं उनको सिर्फ जोधपुर कर रखा है कि भाई जोधपुर आप जा सकते हो, और तीर्थ के रूप में वहाँ तीर्थ यात्रा हरिद्वार कर लो और कर लो। तो हमारा ये कहना है कि भाई ये केंद्र सरकार का मामला है, तो इसमें इस देश की सीमाओं का है, उनको ध्यान रखते हुए जो भी सरकार उनमें निर्णय ले ताकि वो उनसे हम लोग मिल सके और लोग हमारे से मिल सके। इन सीमावर्ती इलाकों में हमें इस बात का अंदाजा हुआ कि 1971 के बाद पाकिस्तान से आए इन भारतीयों को लंबे इंतजार के बाद ही सही पर नागरिकता मिल गई। लेकिन इनके रिश्तेदार या फिर पाकिस्तान में प्रताड़ना झेल रहे हिंदू यहाँ किसी तरह पहुंच जाने के बाद भी बीते कई बरसों से नागरिकता के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं।
इसी सिलसिले में हम अगले पड़ाव में जोधपुर पहुंचे, जहां पाकिस्तान से आए इन विस्थापित हिंदुओं की प्रमुख बस्ती कालीबेरी में हमें इस समस्या से जूझ रहे कुछ लोग मिले। पाकिस्तान से विस्थापित हुए जो भारतीय यहाँ पर भारत में आते हैं, उनको मुनाबाव खोखरापार जो रेल लिंक है वहाँ के बाद जोधपुर में सबसे पहले जो उनका सबसे पड़ाव होता है वहाँ पर लाया जाता है और उसी के ज़रिए यहाँ पर एक बस्ती बसाई गई। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं जोधपुर में, जो कालीबेरी एरिया है, जहाँ कालीबेरी इलाका है, जहाँ पर पाकिस्तान विस्थापित लोगों को बसाया गया है और एक करीब 1200 से 1300 की संख्या में यहाँ पर लोग रहते हैं। हम जानेंगे कि आखिर उनकी क्या दिक्कतें हैं या उनकी जो नागरिकता मिलने में उनकी जो समस्या आ रही है उसका क्या समाधान सरकार के पास है और उनकी समस्याएं क्या है। तो हम चलेंगे, उनसे बात करेंगे। थोड़ा वहाँ के हालात के बारे में बताएं, वो क्यों आते हैं यहाँ से, वहाँ के लोग यहाँ पर क्या दिक्कत है? वहाँ पर सर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तकलीफ़ देते हैं लोगों को, और वहाँ पे लूट मार भी ज़्यादा है। तो हम लोगों को बताया जाता है कि आप अपने देश में चले जाओ हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि सब के सब लोग यहीं पे रहते थे पहले, उनके हमारे पूर्वज जो हैं यहीं पे रहते थे, इसलिए वो कहते हैं आपके देश में चले जाओ, वहाँ पे जाकर आपका जो भी है वो करो। जब हम यहाँ रहने शुरू हुए तो तब यहाँ पे पानी, लाइट, रोड कोई सुविधा नहीं थी। जो आज से 2-3 साल पहले ही यहाँ पे रोड, लाइट, पानी की कुछ सुविधाएं हुई हैं। लेकिन मैं ये एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि ये जो समुदाय जो है विस्थापितों का जो है 47 से लेकर के आज दिन तक पाकिस्तान से रेगुलर आ रहा है। लेकिन आज 70 साल हो गए हैं, भारत आज़ाद हुए, लेकिन आज दिन तक किसी भी पॉलिटिकल नेता ने या किसी भी सरकार ने इन विस्थापितों के लिए कोई जो है विशेष कदम नहीं उठाए हैं। पाकिस्तान में भारी प्रताड़ना झेल रहे ये लोग पाकिस्तान के साथ लगती सीमा से लगे खासकर 4 जिलों बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में बसे हैं। राजस्थान के जोधपुर में ही पाकिस्तान से आए इन विस्थापित हिंदुओं की करीब 11 छोटी बड़ी बस्तियां हैं, जिनकी आबादी करीब 15,000 है। जोधपुर में अरावली की पहाड़ियों से घिरी कालीबेरी ऐसी ही पाकिस्तान से आई हिंदुओं की बस्ती है, जो आज से लगभग 20 बरस पहले बसाई गई थी। ये बस्ती लंबे वक्त से इन विस्थापितों का बसेरा है, जहां न्यूनतम सुविधाओं में जिंदगी बसर हो रही है। यहाँ के बाशिंदे कहते हैं कि वो धर्म बचाने के लिए किसी तरह मौत के मुंह से पाकिस्तान से आए हैं, इसलिए ये सुविधाएं भी इन्हें जन्नत सी लगती हैं। पर अभी इसी बस्ती में रहने वाले पाकिस्तान से आए कई हिंदू अभी भी नागरिकता के लिए इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों का इंतजार फिलहाल 10 बरस से ज्यादा का हो चुका है। नागरिकता के लिए कि जब वहाँ से आते हैं यहाँ, तो यहाँ रहने के 7 साल बाद में वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनको 18 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उनको नागरिकता नहीं दी है, क्योंकि इसमें कई सरकार की भी कमजोरियां हैं। ये इनको एक वास्तव में एक जो है शरणार्थी नीति बनानी चाहिए सरकार को, क्योंकि कोई भी अगर विस्थापित आता है तो जैसे ही उसका 7 साल का पीरियड पूरा होता है तो उसको नागरिकता यहीं पे जिला कलेक्टर को चाहिए कि देनी चाहिए। गोविंद भील बताते हैं कि पाकिस्तान में धार्मिक तौर पर प्रताड़ित किए जा रहे हिंदू हजारों में हैं, जो किसी तरह भारत आना चाहते हैं। वो लोग जैसे तैसे वहां रिश्वत देकर, पासपोर्ट बनवाकर और फिर महीने भर का टूरिस्ट वीजा या धार्मिक वीजा लेकर भारत आते हैं और फिर जाना नहीं चाहते। इन्हें भारत आते ही नजदीकी विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय FRRO में अपने वीजा की अवधि बढ़वाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इस दरख्वास्त के मंजूर होने पर संबंधित राज्य आवेदक को भारत में अधिकतम 2 साल और केंद्रीय गृह मंत्रालय अधिकतम 5 साल रुकने की अनुमति दे सकता है। इसे ही दीर्घकालिक या लॉन्ग टर्म वीजा कहा जाता है। इस वीजा को बढ़वाकर वो लोग लॉन्ग टर्म वीजा में तब्दील करवा लेते हैं और फिर शुरू होती है भारत की नागरिकता पाने की जुगत। इनका मानना है कि केंद्र की मोदी सरकार ने लॉन्ग टर्म वीजा का जो प्रावधान किया है, वैसा ही कुछ नागरिकता के लिए भी करना चाहिए। अभी जो हाल ही में जो है मोदी जी की सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। उसमें क्या किया है कि देखो कि जैसा कि पहले साल बाई साल कागज भरवाने पड़ते थे वीज़ा वर्दी के लिए, लेकिन उसमें इन्होंने लॉन्ग टर्म वीज़ा का किया है जो 5 साल के लिए होता है, और उसमें जो है पैन कार्ड,
ड्राइविंग लाइसेंस और ये सिर्फ क्या है, निर्वाचन में जो वोटिंग होती है इसका ही अधिकार नहीं है, बाकी कुछ भी वो आपकी सुविधा ले सकता है। जो हमारे भाई दूसरे आए हैं कौन लोगों की, उनकी नागरिकता भी नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल है कि गवर्नमेंट उनको बाहर भी नहीं इतना जाने देते। तो यह पत्थर का काम है, तो हमारे भाई ये ज़्यादातर पत्थर का काम नहीं कर सकते। ये लोग हमारे ये वो खेतीबाड़ी करते हैं ज़्यादातर। अगर ये मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं तो कुछ पाबंदियां भी है गवर्नमेंट की इनके ऊपर, तो उससे मजबूर होकर ये बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। दरअसल नागरिकता हासिल करने के संघर्ष से पहले लॉन्ग टर्म वीजा इन लोगों को कुछ राहत तो देता ही है। ये लोग इसके चलते नागरिकता को छोड़कर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, निजी नौकरी करने जैसी चीजों के लिए योग्य हो जाते हैं। हालांकि जोधपुर के जिलाधिकारी ने बताया कि नागरिकता के लिए कई जरूरी मापदंड हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिशंस हैं, जैसे किसी व्यक्ति का पिता या माता अविभाजित भारत में यदि जन्मा है एंड उसका प्रमाण यदि वो प्रस्तुत करता है तो उस आदमी को नागरिकता मिल सकता है। कोई व्यक्ति भारत के नागरिक से विवाह करने के पश्चात उसको नागरिकता मिल सकता है। एक लंबा अंतराल तक यहाँ पर रहने से बाय द वर्च्यू ऑफ नेचुरलाइजेशन उसको नागरिकता मिल सकता है, या नागरिकता प्राप्त व्यक्ति के संतान होने के वजह से उनको नागरिकता मिल सकती है। लेकिन विस्थापितों की शिकायत है कि राजस्थान में इससे पहले साल 2004 और 5 में 13,000 पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत की नागरिकता दी गई थी, पर बाद में इसमें सुस्ती आ गई और अब सिर्फ कुछ ही लोगों को नागरिकता मिल रही है। भारतीय कानून के मुताबिक भारत में 7 साल की रिहाइश के बाद ही कोई पाकिस्तानी हिंदू नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 1,25,000 हिंदू शरणार्थी फिलहाल यहाँ पश्चिमी राजस्थान में रह रहे हैं। जिला कलेक्टर को जो शक्तियां निहित हैं वो मात्र केवल उन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए निहित हैं जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज हैं, जैसे हिंदूज हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख्स हैं, जो पाकिस्तान में एक अल्पसंख्यक समुदाय में हैं और यहाँ पे जब वो आते हैं तो उनको नागरिकता देने का अधिकार हमें दिया गया है। काफ़ी लोगों का आवेदन भारत सरकार के MHA द्वारा जो डायरेक्शंस दिए गए हैं, अभी सभी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है एंड पूर्व में जो आवेदन आया है प्रयास यही किया जा रहा है कि उनको भी ऑनलाइन प्रोसेसिंग करें। हम लोगों ने सत्ता में आने के बाद सबसे पहले उनको लॉन्ग टर्म वीज़ा देने का प्रक्रिया शुरू किया, क्योंकि एक बार लॉन्ग टर्म वीज़ा दे देने से उसका सबसे पहले यहाँ रहने का जो परिस्थिति है उसमें थोड़ा सा एक लीगल स्टेटस मिल जाता है कि वो आराम से रह सकते हैं। दूसरा ये था कि प्रक्रिया में बहुत दिक्कतें आती थी, तो हमने उसको सरल किया। अभी DM लेवल में वो स्टेट में जो अपने अपने जिस ज़िले में वो लोग हैं वहाँ के DM उनको वहाँ कबूल कर सकते हैं और हमारे यहाँ से सिर्फ अप्रूवल चाहिए, बाकी तो वो ज़मीनी पर वहाँ उनको सहूलियत मिल जाते हैं। तीसरा, हमने लॉन्ग टर्म वीज़ा वगैरह देने के लिए वहाँ सुनवाई शुरू कर दिया, जैसे जोधपुर में है, जयपुर में है, लखनऊ में है और गुजरात में और अन्य जगह में हमने वहाँ पब्लिक हियरिंग शुरू कर दिया ताकि वहाँ ज़मीनी पर उनका सुनवाई हो और उनका जो भी समाधान है वहीं पे हो। पाकिस्तान और भारत के बीच राजस्थान में आने जाने के लिए थार एक्सप्रेस एक जरिया है जो हर हफ्ते शनिवार की रात भगत की कोठी से रवाना होती है और इसी तरह रविवार को पाकिस्तान से आती है। राजस्थान में आने वाले पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी ज्यादातर थार एक्सप्रेस से आते हैं। थार एक्सप्रेस भारत में मुनाबाव और पाकिस्तान में खोखराबार उन दोनों को जोड़ती है और हफ्ते में एक दिन ये ट्रेन चलती है, जिसके जरिए ही पाकिस्तान में या भारत में राजस्थान में रहने वाले शरणार्थियों का आना जाना होता है। लेकिन एक बड़ी समस्या यहाँ आने वालों को वीज़ा की होती है। वीज़ा की अवधि से लेकर यहाँ रहने की व्यवस्था में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
दरअसल राजनीतिक दलों ने भी इन लोगों को नागरिकता देने का मुद्दा चुनाव में उठाया, पर उस पर उतना अमल नहीं हुआ। इसी कड़ी में एक कोशिश केंद्र सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 रही, जिसे जुलाई 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। केंद्र सरकार ने इस विधेयक के जरिए नागरिकता एक्ट 1955 में संशोधन करके 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैन, पारसियों और ईसाइयों को बिना वैध दस्तावेज के भी नागरिकता देने का प्रावधान किया है। इसके लिए उनके निवास काल को 11 बरस से घटाकर 6 बरस कर दिया गया है। यानी अब ये शरणार्थी 6 साल बाद ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पाकिस्तानी हिंदुओं को नागरिकता का जीवन दान देने वाला ये बिल एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद इसे हाल में 8 जनवरी को लोकसभा से पारित करा लिया गया। यह बिल असम स्पेसिफिक नहीं है, यह पूरे भारत के लिए 3 देशों की 6 माइनॉरिटीज के माइग्रेंट्स को इंडियन सिटीजन बनाने के लिए एनेबल करता है। वे इंडियन सिटीजन बनने के बाद पूरे भारत में कहीं भी काम कर सकते हैं और कहीं भी स्टे कर सकते हैं, केवल असम में ही नहीं। इस बिल का फायदा अगर सबसे ज्यादा किसी को मिलेगा तो वो पाकिस्तान से आने वाले हिंदू होंगे या फिर अफगानिस्तान से आने वाले सिख विस्थापित। नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर पूर्वोत्तर की अपनी अलग आशंकाएं हैं, जिन्हें दूर करना सरकार का काम है। लेकिन राजस्थान से लेकर दिल्ली के इस मजनू के टीले की बस्ती या फिर देश के विभिन्न इलाकों में बसे विस्थापित पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए ये विधेयक एक उम्मीद की किरण है और उनके लंबे इंतजार के खत्म होने जैसा है। ग्राउंड रिपोर्ट के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगली बार मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।